नमस्कार मित्रों, मैं सुनील यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, देश की सबसे बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टपकाने की हो रही थी प्लानिंग। जांच में सामने आया कि इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम कश्मीर से लेकर राजस्थान तक की खुफिया जानकारी पहले ही बाहर भेज चुकी थी और अब प्लान था मोदी की किसी यात्रा को निशाना बनाने का। खास बात यह है कि हाल ही में यह बनारस तक जा पहुंची थी, पीएम के संसदीय क्षेत्र में घूम रही थी। अब सवाल उठ रहा है वहां जाकर वह क्या तलाश रही थी, किसके कहने पर पहुंची थी वह बनारस, और क्या उसकी मौजूदगी सिर्फ ट्रेवल कंटेंट तक ही थी या कोई बड़ा मिशन था उसके पीछे। NIA, RW, CBI और मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है और अब जो सबूत सामने आ रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि मामला सिर्फ देशद्रोह का नहीं है या सीधे देश के प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश थी। दोस्तों, इस देश में जब भी कोई दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसे जवाब देने के लिए हमारे जवान खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वही दुश्मन हमारी सरहदों को पार करके हमारे देश के भीतर एक यूट्यूबर के कैमरे में छिपकर आता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश करता है, तो उस वक्त सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में अलार्म बज जाता है। हर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर आ जाती है और कुछ वैसा ही हुआ ज्योति मल्होत्रा के केस में। एक ट्रैवल ब्लॉगर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके वीडियो लाखों लोग देखते थे, जिसकी स्माइल पर लोग कमेंट करते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह मुस्कुराता चेहरा एक दिन पाकिस्तान की एजेंसी ISI का मोहरा बन जाएगा और वो प्लान बनाएगी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खत्म करने का। हरियाणा पुलिस ने जैसे ही इस लड़की को अरेस्ट किया, शुरुआती बयान से यही लगा कि कोई मामूली जासूसी का केस है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी खुलासे ऐसे हुए कि खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक सन्न रह गए, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा सिर्फ वीडियो नहीं बना रही थी, वो भारत के उन इलाकों में जाकर शूट कर रही थी जो सीधे मिलिट्री से जुड़े थे। उसने राजस्थान के बॉर्डर एरिया की क्लिप्स बनाई, उसने कश्मीर के उन इलाकों की वीडियो डाली जहां आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी, और यही नहीं, उसका पाकिस्तान जाना, वहां की पुलिस से मिलना और वहां के नेशनल डे पार्टी में शामिल होना, यह सारी चीजें जुड़ती चली गईं। और अब NIA की रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी की एक यात्रा से पहले ज्योति मल्होत्रा को उस रूट की जानकारी दी गई थी और उसका मकसद सिर्फ शूटिंग नहीं था बल्कि उस रूट की डिटेल ISI तक पहुंचाना था ताकि भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति को टारगेट किया जा सके। जांच एजेंसियों को ज्योति के मोबाइल से जो चैट्स मिले वह इस पूरे केस को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जाते हैं। एक ID के नाम पर बात हो रही थी और उस ID का लिंक निकला लाहौर में मौजूद एक हैंडलर से। उस चैट में PM दिल्ली विजिट का जिक्र था, साथ ही काफिला मूवमेंट और ऑप्शन टू एग्जिट जैसे वर्ड्स थे जो आम ट्रैवल ब्लॉगर की भाषा नहीं हो सकती। यह पूरी प्रोफेशनल जासूसी वाले वर्ड्स हैं और यहीं से केस का सबसे बड़ा डर सामने आया कि क्या ज्योति को नरेंद्र मोदी की किसी यात्रा को टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मित्रों, ज्योति ने पाकिस्तान में सिर्फ घूमने के नाम पर एंट्री ली थी, लेकिन उसकी असली एक्टिविटी थी रावलपिंडी और लाहौर के मिलिट्री सर्कल से जुड़े लोगों से मिलना। पाकिस्तान की पुलिस ने उसे VIP ट्रीटमेंट दिया, उसके साथ चाय की महफिल की, फोटो इंटरनेट पर डाली जो बाद में जांच के दौरान सबूत बनी। अब आप सोचिए, एक इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तान के इतने अंदर जाकर वहां की एजेंसियों के साथ घूमती है और फिर वापसी के बाद भारत में सबसे संवेदनशील बॉर्डर जोन का दौरा करती है, वो भी बिना किसी रोक टोक के, और वहां के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है जिसमें लोकेशन, ऑडियो और क्लिप्स के जरिए हर वो चीज शामिल होती है जो सेना के लिए रिस्क बन सकती है। इसी वीडियो को देखकर भारत में जांच एजेंसियों को ज्योति पर शक हुआ और शक के बाद जब उसे एक एक ट्रैवल वीडियो को देखा गया तो एक वीडियो में पाया गया कि बार बार एक शब्द यूज कर रही थी, बकरी। जब जांच हुई तो पता चला कि यह ISI से बातचीत में इस्तेमाल किया गया और बकरी का मतलब था एक खास जगह की वीडियो फुटेज जिसे दुश्मन एजेंसी को भेजा जाना था। अब रॉ ने इस केस में जब पेमेंट ट्रैक किया तो पता चला हवाला के जरिए उसे पाकिस्तान से फंड मिला है। यह पैसे उसके डिजिटल अकाउंट में नहीं थे बल्कि लोकल एजेंट्स के जरिए कैश के रूप में दिए गए और इस लेन देन में शामिल था एक नाम जिसे सुरक्षा एजेंसियां पहले से ट्रैक कर रही थी, दानिश
दानिश नाम का यह व्यक्ति दिल्ली एनसीआर में बैठकर आईएसआई के लिए काम करता है और उसी ने ज्योति को ट्रेंड किया, पाकिस्तान में एजेंट से मिलवाया और फिर वापस भेजा। ज्योति मल्होत्रा ने अपने फ़ोन में आईएसआई एजेंट दानिश का नाम जट रंधावा से सेव कर रखा था, जो कि एक पंजाबी फर्जी नाम है। लेकिन जैसे ही एनआईए ने उसके अकाउंट से जुड़ी एक्टिविटी चेक की तो पता चला कि इस नाम के पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी साजिश। उसने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक टॉर नेटवर्क के जरिए डाटा भेजा और इसमें भारतीय सैन्य मूवमेंट से लेकर लोकेशन मैप तक की जानकारी शामिल थी। सबसे बड़ी बात जो कि इस केस को नरेंद्र मोदी से जोड़ती है वह है उसका वाराणसी के उन रूट्स पर जाना जहां हाल ही में प्रधानमंत्री ने विजिट किया था। अब जांच एजेंसियों का शक है कि यह सिर्फ एक रूट सर्वे नहीं था बल्कि एक मिशन था। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई यूट्यूबर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की गलियों में दिखे, मंदिरों के बाहर वीडियो बनाए, घाटों की सीढ़ियों पर कैमरा सेट करे और साथ में वह उन रास्तों पर भी जाए जहां हाल ही में मोदी जी ने खुद जाकर रैली की हो, उद्घाटन किया हो, या कुछ महीनों पहले भी वीआईपी मूवमेंट हुआ हो, तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक माना जाएगा या कोई बहुत गहरी प्लानिंग? इसके पीछे और अब ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ देशद्रोह और जासूसी का केस दर्ज हो चुका है, तो उसकी बनारस यात्रा को लेकर हर सवाल और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि यह वही यात्रा थी जहां से उसका मिशन आखिरी मोड़ पर आ पहुंचा था। सूत्रों की माने तो ज्योति मल्होत्रा ने बनारस में सिर्फ घाटों और मंदिरों की शूटिंग नहीं की, बल्कि उसने उन लोकल गलियों को भी रिकॉर्ड किया जहां प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका था या निकलने वाला था। सीसीटीवी फुटेज से यह बात सामने आई है कि उसने 3 दिन में 7 घंटे तक लगातार एक खास मोहल्ले में वक्त बिताया जहां से 1 साल पहले मोदी जी की रोड शो निकली थी। उसके वीडियो में साफ दिखता है कि वह मंदिर के बहाने उस पूरी रूट की डिटेल कैमरे में कैद कर रही थी। लेकिन कैमरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि कई बार दुकान वालों से बात करते हुए एक्टिविटी भी रिकॉर्ड कर रही थी। खास बात यह है कि उस वीडियो को ज्योति ने अपने यूट्यूब पर नहीं डाला, बल्कि उस फुटेज को एडिट करके एक इंक्रिप्टेड फोल्डर में सेव किया, जो बाद में जांच एजेंसियों को उसके लैपटॉप में मिला। अब सवाल उठता है कि एक ट्रैवल ब्लॉगर बनारस जाकर आखिर क्या ऐसा तलाश रही थी जो आम आदमी की नज़रों से छुपा हो। आरएवी की रिपोर्ट में यह बात साफ है कि ज्योति मल्होत्रा उस इलाके की सैटेलाइट लोकेशन को वेरीफाई कर रही थी जो पहले पाकिस्तान से भेजे गए मैप में चिन्हित की गई थी, और यह वही एरिया था जहां से प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम गुजरती है। यह देखकर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि बनारस की यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं थी बल्कि उसके मिशन का हिस्सा थी। जांच में यह भी पता चला कि ज्योति बनारस की यात्रा से पहले दिल्ली में एक संदिग्ध व्यक्ति से मुलाकात की थी जो नेपाल के रास्ते भारत आया था। उसके साथ एक होटल में 2 रात रुकी और उसी दौरान उसे मिशन का फाइनल प्लान समझाया गया था। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग होटल स्टाफ की वजह से सामने आई, जहां दोनों को घंटों एक लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ खास नक्शों पर चर्चा करते हुए देखा गया। ज्योति ने उसी दौरान बनारस जाने का फैसला किया और इसके लिए सोशल मीडिया पर धार्मिक यात्रा का बहाना बनाया ताकि कोई शक ना हो। जांच के बाद यह भी साफ हो गया है कि ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल पर जितने भी ट्रैवल वीडियो थे उनमें से कई वीडियोस सिर्फ बहाना थे। असली फुटेज उसने कभी पब्लिकली नहीं किया। वो फुटेज सीधे पाकिस्तान भेजे जाते थे और यह काम वो टॉर नेटवर्क के जरिए करती थी, यानी वो इंटरनेट का वो हिस्सा जहां आम लोग नहीं पहुंच सकते। उसने सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया, चैट्स मिटाए और मेल भेजे जो खुद ब खुद डिलीट हो जाते थे। यह पूरी तैयारी एक प्रोफेशनल एजेंट की होती है, ना कि किसी ट्रैवल ब्लॉगर की। और यही बात अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है कि आखिर यह कैसे संभव हुआ कि एक महिला पाकिस्तान जाकर वहां की पुलिस के साथ घूमती है, भारत लौटकर सबसे संवेदनशील इलाकों में गई और फिर प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में घूमी और वहां का जो मिशन है पूरा करने पहुंची और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब आरएवी और आईबी दोनों मिलकर उसकी सारी ट्रिप को भी खंगाल रहे हैं, क्योंकि शक है कि उसने पाकिस्तान के अलावा चीन या नेपाल में भी कुछ एजेंट से मुलाकात की है। उसके पास से जो पासपोर्ट मिला है उसमें एक फर्जी नाम भी दर्ज है और उसी नाम से उसने एक दूसरी आईडी बनाकर बुकिंग की थी
OID अभी एक्टिव है और अब उस पर नज़र रखी जा रही है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि सब्सक्राइब की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।